हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले स्मॉग जो कि स्मोक एंड फॉग मतलब एक इंटेंस एयर पोल्यूशन का एक प्रकार है। जो रिसेंटली आप जानते हो कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो 900 प्लस निकल गया था, जबकि सीपीसीबी के अंडर जो एक्यूआई निकाला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें 500 भी एक सीवियर कैटेगरी मानी जाती है, जो हेल्दी पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इतना लेवल होता है, उससे डबल। तो इतने लेवल पे जो पोल्यूशन हुआ है, इवन इसका कंपैरिजन जो सिगरेट के साथ भी किया गया था, वो लगभग लाइक 10 सिगरेट्स अ डे कोई स्मोक कर लेगा, इतना एयर पोल्यूशन था। बाकी लोगों का ठीक है, बट यहाँ पे छोटे बच्चों पे इस पे क्या इम्पैक्ट होते होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। इतना ये नेक्स्ट लेवल का पोल्यूशन था। और 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक इन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसमें 340 सिगरेट्स कोई पर्सन स्मोक कर लेगा, इतना एयर पोल्यूशन इन कुछ एक महीने में रहा था। इवन उसी टाइम पे अगर हम देखते हैं 2019 से लेकर अब तक के कुछ डेटाज में, लैंसेट एंड ग्रीन पीस, ये दो संस्थाएं की जो इस रिलेटेड डेटा देते हैं कि कितने डेथ एयर पोल्यूशन से कॉज होते हैं, कि एक प्रकार से वो हिडन डेथ है जो इतने जल्दी हमारे सामने नहीं आते, बट स्लोली डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या लाइफ कम कहीं ना कहीं होने में कारण है। तो एयर पोल्यूशन से लगभग 12 लाख की डेथ हुई, ऐसा ये WHO के द्वारा या इवन ग्रीन पीस ने भी बोला गया था। 18% ऑफ टोटल डेथ जो है इंडिया में, वो देखो 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी पूरे टोटल डेथ्स में, विच इज़ ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द डेथ ऑफ इंडिया। एंड इंडिया रिपोर्टेड मोस्ट एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर एयर पोल्यूशन से कई डेथ होती है तो वो होती है इंडिया में। इवन लैंसेट की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि 16 लाख लोग इंडिया में 2019 में एयर पोल्यूशन से मर चुके थे। ठीक है, तो इतने लेवल पे अगर ये इशू देखा जा रहा है, तो यही आज हम देखने वाले, आज का यही टॉपिक है कि व्हाट इज दिस स्मॉग एंड इससे इंडिया में इतना एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आके गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, स्मॉग के एक वन ऑफ द प्रकार है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है और उस पर कैसे मिटिगेशन करें, उसके रिलेटेड प्रोटोकॉल भी है, तो वो प्रोटोकॉल क्या है एक्सेट्रा। तो बढ़ते आगे, इसके पहले जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जा सकते हो और अपने नोट्स हो या जो अपने नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख लेना। तो आते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। स्मॉग के दो प्रकार है। तो स्मॉग मीन्स व्हाट, तो एग्जैक्टली इट इज स्मोक एंड फॉग। स्मोक मतलब जो एयर पोल्यूशन हुआ है, एंड वो फॉग में अगर ट्रैप हो जाए तो उसका इंटेंस एयर पोल्यूशन कहते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए वो एनवायरनमेंट में रह सकता है और वो हमारी इनहेलेशन में इजीली आ सकता है। तो इसी को कहते हैं हम इंटेंस एयर पोल्यूशन, स्मॉग। इसके दो प्रकार आते हैं। एक आता है विंटर में जो बनता है कंडीशन, उसको कहते हैं क्लासिकल स्मॉग, सल्फर स्मॉग, लंडन स्मॉग ऑल्सो। एंड दूसरा एक प्रकार आता है कि जो समर में बनता है, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिफाइड होती है, तब बनता है, तो वो है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको लॉस एंजल्स या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। इसमें से पहला दिखता है जो क्लासिकल स्मॉग, सल्फर स्मॉग, जिसको लंडन स्मॉग या इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहते हैं। अलग अलग नाम सबको पता होने ही ज़रूरी है। जिसपे एक रिसेंटली मूवी भी आया था कि मतलब ये पहला ऑब्जर्वेशन जो किया गया था इस प्रकार के स्मॉग का, वो लंदन में किया गया था। कि जब 1952 की बात है, जब ये स्मॉग जब वहाँ पे बढ़ गया था, मतलब स्मोक, क्योंकि तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल यूज़ होता था। उनके हीटर्स वगैरह जो होता है, क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है, तो हीटर्स के लिए होगा या फिर उनके इंडस्ट्री के लिए होगा। इवन रेलवेज़ में भी तब कोल यूज़ किया जाता था, राइट। तो इसमें जितना ज़्यादा कोल बर्न होता था, तो वहाँ पे एक फॉगी एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद वो स्मोक वहाँ पे ट्रैप होता था। और लिटरली तब देखा जाए तो 12,000 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी और काफ़ी सारे लोग इंज्योर हुए थे। रिसेंटली एक इस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ भी आई थी, द क्राउन नाम से। उस क्राउन सीरीज़ में भी ये मेन टॉपिक उन्होंने शो किया है कि किस तरीके से तब स्मॉग बढ़ गया था 1952 में और लोगों की डेथ हो गई थी। और उसको और एक नाम से जाना जाता है, ग्रेट पी सूप नाम से भी, है ना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेट पी सूप किसको इसमें से कहा जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज दिस क्लासिकल स्मॉग, सल्फर स्मॉग या लंडन स्मॉग को ग्रेट पी सूप भी नाम से जाना जाता है। अब ये कब होता है, विंटर में भी, मतलब अगर हम देखते हैं तो मॉर्निंग में मोस्टली देखा गया कि विंटर में जब टेम्परेचर कम होता है और मॉर्निंग आवर्स में जब फॉग ज़्यादा होता है, तभी आप देखते हो कि हाई प्रेशर वगैरह क्रिएट होते हैं और जो स्मोक है वो अंदर की तरफ ट्रैप हो जाता है। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यस, इसका पोल्यूशन, स्मॉग जो है वो बढ़ जाता है, मतलब बेसिकली इन विंटर। बट दिल्ली में ही क्यों अभी? तो दिल्ली में आप सभी जानते हो कि विंटर में एक हाई प्रेशर सा जोन क्रिएट होता है जहाँ पे काफ़ी कोल्ड एयर होती है, और मॉर्निंग आवर में टेम्परेचर जब लो होता है तब हाई प्रेशर इंटेंसिफाइड होता है। और नियर बाय लोकेशंस पे आप देखोगे स्टबल बर्निंग है। एक तो दिल्ली काफ़ी पॉपुलेटेड है और वहाँ पे व्हीकुलर पोल्यूशन भी ज़्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर से, इंडस्ट्रियल डस्ट भी आप देख सकते हो कि
हमेशा कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल वर्क चलते रहता है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो उसमें जो डस्ट निकलती है वो भी हवा में सस्पेंड होती है और ये फॉग के साथ ट्रैप हो जाती है। इवन दो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है वो भी हमेशा कहीं ना कहीं बर्न किया जाता है, तो उसका जो स्मोक निकल रहा है, उसके जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो अलग से। फिर कभी दिवाली आ गई तो फिर तो अक्टूबर नवंबर में ही ये ज़्यादा क्यों स्पाइक हो रहा है, तो उसमें दिवाली भी आ जाती है, तो दिवाली में भी काफ़ी ज़्यादा जो फटाके फोड़े जाते हैं तो उसका जो धुआं होगा, स्मोक होगा, वो भी इस फॉग में ट्रैप होता है। तो ये रहे अपने पोल्यूशन के कारण। बट जैसे मैंने कहा कि ये विंटर में ही क्यों, तो विंटर में देखो हवा जो होती है वो काफ़ी कूल होती है, तो इसलिए कूल एयर जो है वो डेंस होती है और हेवी होती है, और वो एक हाई प्रेशर बनाती है, वो नीचे की तरफ ही सिटी की तरफ लॉक हो जाती है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ लॉक हो जाती है, तो इसलिए ये कूल एयर ऊपर एग्जिट नहीं कर पाती, क्योंकि ये अब डेंस हो चुकी है और नीचे ही रहती है। और जब यहाँ से स्मोक निकलेगा या कुछ भी निकलेगा तो हवा के दबाव की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, ठंडी हवा, डेंस हवा की वजह से ये नीचे ही धुआं रहेगा। जबकि आप समर में देखते हो तो लो प्रेशर में क्या होता है कि जितना भी धुआं निकलेगा तो हवा हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर जाती है, तो ये धुआं भी ऊपर निकल जाता है, तो नीचे सिटी के पास उतना रहता नहीं है। बट विंटर में एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है, बिकॉज ऑफ दिस विंटर है ना, कोल्ड कंडीशन, डेंस एयर, यहाँ पे वो स्मोक ट्रैप हो जाता है। तो यस, कहीं ना कहीं एक जियोग्राफिकल लैंडलॉक लोकेशन है दिल्ली का, और वहाँ हम देख रहे कि वो भी एक कहीं ना कहीं कारण होगा कि ये सब पोल्यूशन जो है, इवन पंजाब हरियाणा में भी जो पोल्यूशन होता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप किया जाता है बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मतलब जो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी से जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नाम से एक स्ट्रीम है जो 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास ब्लो होती है, तो वो अपने साथ कभी कभी वार्म विंड्स लेके आती है, कभी कभी काफ़ी कोल्ड भी ये विंड्स का नेचर होता है। और जब ये ईरान अफगानिस्तान से फ्लो होते हैं तो ये कहीं ना कहीं डस्ट भी साथ में लेके आती है, तो वो डस्ट भी कहीं ना कहीं दिल्ली में अगेन सब्सिड करने लगता है। इस एयर का सब्सिडेंस होता है, और वो भी कहाँ होता है, दिल्ली में। तो चाहे पंजाब हरियाणा का जो स्टबल बर्निंग हो रहा है वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, उसके बाद यहाँ की जो अरेबियन कंट्रीज से जो डस्ट आ रही है, राइट, एंड इवन यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट थोड़ी सी कूल होती है, तो उनकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये सभी कारण कहाँ पे कॉन्सेंट्रिक हो रहे हैं, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली की वजह से वहाँ पे दिल्ली पे कॉन्सेंट्रिक हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो काफ़ी देखा गया है। तो जो कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम कह सकते हैं, उसके बाद डस्ट स्टॉर्म जो अरेबियन कंट्रीज़ में होता है, फिर दिवाली का एक कारण बोल सकते हैं, पंजाब हरियाणा का स्टबल बर्निंग हम कह सकते हैं, या नियर बाय दिल्ली एनसीआर रीजन ऑल्सो व्हीकुलर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट जो बर्निंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये कुछ कारण है कि दिल्ली में हम इतना बर्निंग देख रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपोर्ट एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसमें, या रोड डस्ट होगा, पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स, या अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो बेसिकली इस लंडन स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग जो विंटर में क्रिएट होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि बर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो निकल रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसलिए इसमें याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गए, या पार्टिकुलेट मैटर है, या डस्ट है, कार्बन सूट है, सीमेंट का डस्ट है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स, राइट, वो यहाँ पे मिलेगी। इवन द ब्लैक कार्बन जो गाड़ियों से हम देखते हैं कि ना ब्लैक सूट या ब्लैक कार्बन निकलता है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो विच आर द केमिकल्स या कंपोनेंट्स कि जो आपको इस प्रकार के स्मॉग में मिलेंगे, तो याद रखना है पार्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, सीमेंट, डस्ट, कार्बन सूट, इनके पार्टिकल्स। उसके बाद वही अगर लॉस एंजल्स स्मॉग में देखोगे तो यहाँ पे उतना पार्टिकुलेट मैटर या उतना फॉग नहीं होता है, क्योंकि समर में उतने फॉग बनते नहीं है, क्योंकि तब हीटेड कंडीशन होती है, गर्मी होती है, बस वो नाम के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, मिसनोमर वर्ड है यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग, जब सनलाइट ज़्यादा होती है, इसको हम आगे देखेंगे। तो सेकंड टाइप देख लो जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको ऑक्सीडाइजन या लॉस एंजल्स स्मॉग कहते हैं, इसमें थोड़ी अलग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे भी यस व्हीकुलर पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, या हम कहते हैं कि बाकी मतलब सभी पार्टिकुलेट मैटर्स भी रहेंगे, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बर्निंग कुछ होता है तो वो एग्जिट करता है अपर एनवायरनमेंट में, क्योंकि समर है, सनलाइट ज़्यादा है, और इसी वजह से लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हवा हल्की होती है और ऊपर चली जाती है, राइट। तो वो पोल्यूशन को भी या डिफरेंट गैसेस को ऊपर लेके जाते हैं। बट कुछ गैसेस है कि जो सेंसिटिव गैस कह सकते हैं हम, या ऐसे गैसेस की जिनका ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, और वो कौन से है कि नाइट्रस ऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब सनलाइट हिट होती है, यूवी रेज जब हिट होता है, इंटेंसिफाइड यूवी रेज जब इनको हिट होते हैं, उनके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, और इससे फिर क्या बनता है, सभी ऑक्सीजन का बॉन्ड क्रिएट होकर बनता है ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। जबकि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो दैट इज गुड, जो हमारी लाइफ
सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट यही ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पे बने, ट्रोपोस्फियर में बने, तो दैट इज कंसिडर एज अ बैड ओजोन। इट इज अ पोल्यूटेंट, इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से कहीं बन रहा है, तो इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इवन पैराक्सो एसिटिल नाइट्रेट वगैरह ऐसे भी कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे बनता है। तो बेसिकली यही ओजोन सबसे डेंजरस है। और वो क्यों बन रहा है? बिकॉज इंटेंसिफाइड सनलाइट थी, इन मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इसने यस O3 एक मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो O3 एक मॉलिक्यूल बनाया जो ग्राउंड लेवल पे इनके बॉन्ड्स बना के, इवन हाइड्रोकार्बन्स, अल्डिहाइड, पैन है, पेरोक्सो एसिटिल नाइट्रेट, ऐसे कुछ पोल्यूटेंट्स यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर देखने को नहीं मिलेगा, या सल्फर डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेटल हो जाते हैं या इधर एग्जिट हो जाते हैं अपर एनवायरमेंट पे। बट हाँ, सबसे डेंजरस यहाँ पे क्या है? ओजोन है। जैसे एक क्वेश्चन था, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स का 2013 का, इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग में बेसिकली आपको क्या मिलेगा? तो देखो, ऑक्सीजन है क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। कार्बन डाइऑक्साइड, नो। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन द इवनिंग होगा क्या? नो, क्योंकि आपको सनलाइट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फोटो वर्ड में क्या बताया जा रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनलाइट। फोटोकेमिकल स्मॉग तभी होगा कि जब फोटो मतलब सनलाइट होगा, और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सॉरी ओजोन है, एंड पेरोक्सो एसिटिल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ऐसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ओजोन जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दैट इज वन ऑफ द डेंजरस वन। बट ओजोन हर जगह पे गलत नहीं है। जैसे हमने कहा कि स्ट्रेटोस्फीयर में है तो दैट इज गुड ओजोन, बस ग्राउंड लेवल पे है तो देन इट इज अ यस हैविंग द सेम फीचर्स कि वो रिफ्लेक्टिंग सनरेज को भी ब्लॉक कर सकता है और बाकी हेल्थ पे भी डेंजरस इंपैक्ट कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो सामने की, जिसमें आपके अस्थमा या स्किन का एजिंग होना, अगर आपके ओजोन कंटिन्यूस कंजम्पशन में आया तो ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, लंग रिलेटेड डिसीज, अस्थमेटिक डिसीज, या हार्ट डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकता है। एंड इवन मतलब छोटे बच्चों में भी इसके कई सारे इंपैक्ट देखे जा सकते हैं। इसी बेसिस पे देखो यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है और वो कैसे बनता है। जैसे अभी हमने पूरी प्रोसीजर देखी, सनलाइट सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक होके ओजोन बनता है। तो ये काफ़ी प्रोसीजर हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके इफेक्ट्स भी हेल्थ पे क्या हो सकता है, उसको मिटिगेट कैसे करना है, तो वो हम सब आगे देखेंगे। बट इसमें एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल था, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जो कि 1999 में हुआ था, और जो अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन के रिलेटेड आता है, जिसको कम करने के बारे में ये प्रोटोकॉल था, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, इनको कम करो तो फिर शायद ये ओजोन ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है वो कम हो जाएगा, ऐसे गॉथेनबर्ग में दिया था। तो यू शुड नो दिस कि हाँ, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो फोटोकेमिकल स्मॉग कम करने के बारे में बोलता है, तो दैट इज गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। अब रही बात इसको मिटिगेट कैसे करें, मतलब चाहे फिर वो फोटोकेमिकल स्मॉग हो या सल्फर स्मॉग हो। तो देखो, दिल्ली में कुछ स्टेप लिए गए हैं, या पूरे भारत में भी हम कुछ स्टेप्स है वो एकदम रैपिडली कवर करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द सेम? तो जैसे एक स्मॉग टावर नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया था, और वो स्मॉग टावर गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा कुछ ऐसे इंस्टॉल भी किए गए थे कुछ लोकेशन पे। जैसे पहला यहाँ पे कुछ इंस्टॉल किया गया था तो दिल्ली के रीजन में। तो वो क्या है कि एक नियर बाय एक अराउंड 500 मीटर टू 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है, वहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर उसको ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए पार्टिकुलेट मैटर जो अगेन लंग्स पे वन ऑफ द सबसे लार्जेस्ट अफेक्ट करते हैं, वो डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स को एब्जॉर्ब करता है ये स्मॉग टावर। उसके बाद एक स्मॉग गन नाम से एक इनिशिएटिव आता है, और ये क्या है? एंटी स्मॉग गन, जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जब हवा में धूल ज़्यादा हो जाती है, डस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो उस डस्ट को सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए फिर ऐसे जो फव्वारे जैसा होता है, स्मॉग जैसा होता है, तो वो स्मॉग आर्टिफिशियली इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से फिर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, जिससे वो हवा में जो डस्ट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो सेटल हो पाए ज़मीन पे। नेक्स्ट है फिर वायु नाम से एक इनिशिएटिव था, विंग ऑगमेंटेड प्यूरिफाइंग यूनिट, जो नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत की एनवायरमेंट रिलेटेड R&D करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, वह है नीरी, याद रखना, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये प्लेस्ड है महाराष्ट्र, नागपुर में। तो उनके द्वारा ये कुछ मॉडल बना गया था वायु नाम से, विंड ऑगमेंटेड प्यूरिफाइंग यूनिट, जो कि दिल्ली के काफ़ी सारे सिग्नल्स पे लगाया है, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे मतलब 500 मीटर का एरिया वगैरह होगा, वहाँ पे जो डस्ट निकल रही है उसको ये सोक कर लेगा या उसको कम कर लेगा, जो धूल यहाँ पे निकल रही है। उसके बाद जैसे
ओवरऑल इंडिया में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है, लाइक 100+ जो सिटीज़ है, 103 के आसपास कुछ सिटीज़ आती है, उनके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कि जिसमें ऑलमोस्ट हमें पोल्यूशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है उसका 20 to 30% तक कम करना है बाय 2024। और 2017 में हमने एज अ बेस ईयर इसको लिया था। तो जो भी पोल्यूशन है, तो ये 5 साल में, मतलब 2024, मतलब इस साल तक हमें 20 to 30% तक एयर पोल्यूशन को कम करना है। और जो भी इसमें कौन से सिटीज़ होगी, जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़, मतलब जो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा है, या फिर ऐसे काफ़ी सारी सिटीज़ कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, ऐसे सिटीज़ को टारगेट करके हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसमें हमें काफ़ी सपोर्ट वर्ल्ड बैंक वगैरह है, या जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है, या इवन स्विस डेवलपमेंट बैंक से, तो ऐसे इनसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमने भारत स्टेज तो आपको बताया सभी को कि नॉर्म्स हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो भारत स्टेज नॉर्म्स भी आप एक देख सकते हो। उसके बाद एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, कि जिसमें अब ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, तो जब दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, 500+ जब पोल्यूशन निकल जाता है, तब यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे कुछ स्टेजेस लगाए जाते हैं। जैसे स्टेज 4 ऑफ द ग्रैप रिवोक्ड, तो लास्ट अक्टूबर नवंबर की बात थी। अब ये कौन करता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, तब हम इमरजेंसी पार्ले प्रदूषण योजना, या हम कह रहे हैं ना, एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कर रहे हैं कि जब स्कूल भी बंद किए जाएंगे, या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बंद किया जा सकता है, या फिर जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। देखो, ऑड इवन स्कीम चलाई जाएगी तब। तो ये स्टेज 4, हर स्टेज में क्या क्या किया जा सकता है, कितने नेक्स्ट लेवल तक, देखो बैन ऑन एंट्री ऑफ द ट्रक्स, ये भी किया जा सकता है। तो ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि उतना वो सीवियर कंडीशन होगी। तो ये बेसिकली ग्रैप कौन इंप्लीमेंट करता है? ग्रैप पहले ईपीसीए करता था, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। बट उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले अब ईपीसीए डिसॉल्व किया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब न्यू एक कमीशन यहाँ पे बिठाया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये स्टैट्यूटरी संस्था आती है अंडर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया बिल। सो इसके अंडर ये CAQM आता है। अब ये CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डिसाइड करेगा कि कब ग्रैप एक्टिवेट करना है दिल्ली में एंड दिल्ली के नियर बाय रीजन में, तब वो किया जाएगा। जैसे इसमें पंजाब एंड हरियाणा भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है सिर्फ दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो पंजाब हरियाणा में भी स्टबल बर्निंग है, तो वहाँ पे भी स्टेप्स लिए जाए। तो काफ़ी एरिया इसका वाइड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक लोकुर कमेटी भी बिठाई गई थी, जिसमें हमने स्टबल बर्निंग के मैनेजमेंट में क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बाय द लोकुर कमेटी। जैसे कि रिसेंटली एक बलेर मशीन काफ़ी फेमस है, आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो स्टबल बर्निंग जो किया जाता है, तो वो मोस्टली फार्मर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो प्रीवियस खरीफ क्रॉप में राइस है वो निकाल के नेक्स्ट रबी जो क्रॉप है व्हीट वाला, वो उनको लेना होता है, और उसमें काफ़ी पीरियड बीच में कम होता है। तो इसलिए वो एक सोल्यूशन देखते हैं कि उसको जला दो। तो बेसिकली उसको जलाने से अच्छा है कि ऐसे प्रकार के जो मशीन से, बलेर नाम से एक मशीन आती है जो इसको कॉम्पैक्ट करेगी और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएगी, मतलब उसको रोल करके अगर रखा जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इजी होगा। और यहाँ से फिर गवर्नमेंट हो या फिर अलग अलग गाँवठान नाम से स्कीम जैसे छत्तीसगढ़ में चली थी, तो वो एक कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेस पे रखा जाएगा, जिससे इसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन हैप्पी सीडर नाम से भी एक ट्रैक्टर काइंड ऑफ क्रिएट किया गया था, जहाँ पे स्टबल जो प्रीवियस है वो वैसे ही वहाँ पे रखा जाएगा और नेक्स्ट क्रॉप उसके बिटवीन लिया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग सोल्यूशन, चाहे बलेर मशीन का हो, हैप्पी सीडर का हो, या ओवरऑल लोकुर कमेटी के रिकमेंडेशंस हो, इवन ताज ट्रेपेजियम जोन, जो मतलब एक पुरानी बात है बट इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे दिल्ली या आगरा के आसपास जहाँ पे ताजमहल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा था, इसलिए वहाँ पे एसिड काइंड ऑफ रेन के इश्यूज दिख रहे थे, और जिससे दिल्ली का जो मार्बल है वो येलो एंड काइंड ऑफ ब्लैकिश बनते जा रहा था, और इसलिए हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी। तो इसलिए ताज ट्रेपेजियम जोन, जो ऑलमोस्ट 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को हमने ताज ट्रेपेजियम जोन ऐसा कुछ डिक्लेयर किया था। तो ये भी एक वन ऑफ द स्टेप है पोल्यूशन कम करने के लिए। देन और एक स्टेप ही कि अभी हम EV व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, और जिसमें एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेम प्रोग्राम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ये जो प्रोग्राम आता है वो NEMP के अंडर आता है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, जो 2013 में ही लॉन्च किया था, जिसमें हम टारगेट कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2030 तक 30% ई मोबिलिटी हम लेके आएंगे। 30% इंडिया में जो भी गाड़ियाँ होगी वो
2030 तक वो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, सो दैट जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है, वो हम कहीं ना कहीं कम कर पाए। यस, तो NEMP प्रोग्राम एंड फेम इंडिया ये भी कहीं ना कहीं हमें जो पोल्यूशन है वो कम करने में मदद करेंगे। जैसे अभी हमने देखा स्टबल बर्निंग का जो इशू था, उसके लिए एक टोरेफेक्शन नाम से एक टेक्नोलॉजी आती है, एक काइंड ऑफ जैसे एक मशीन्स होते हैं जहाँ पे ये बायोमास, अनट्रीटेड बायोमास जो है वो इस मशीन में डाला जाएगा, और जिसको बायोमास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज़ कोल पेलेट्स में। और यही कोल या यही चार जो होगा तो वो हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, अगेन इन थर्मल पावर प्लांट्स या एनी स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि इस स्टबल को हमने कोल में कन्वर्ट किया, और जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी माइनिंग एक्टिविटी पे डिपेंडेंसी वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और ये जो स्टबल बर्न होकर पोल्यूशन होने वाला था वो पोल्यूशन नहीं होगा। मतलब इसके ड्यूअल बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है टोरेफेक्शन टेक्नोलॉजी। इवन और एक इनिशिएटिव हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो सभी को पता है ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम है, जहाँ पे 5 मिलियन मेट्रिक मिलियन टन तक हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने वाले हैं, और जिससे ऑलमोस्ट 60 to 100 गीगावाट हम जनरेट करेंगे, जो कि क्लीन एनर्जी मानी जाती है। मतलब जो हाइड्रोजन ऐसा क्रिएट किया है कि जो सोलार या विंड या रिन्यूएबल सेक्टर से हमने जनरेट किया, जिससे जो पोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि आज हम कोल पे डिपेंडेंट है, और कोल जब बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट पे कॉज हो रहा है। बट इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी में देयर विल बी नो इमिशन, सो दैट इज़ द बेनिफिट फॉर अस। तो इसको भी आप डिटेल में देख सकते हो बाद में। बाकी भारत स्टेज नॉर्म्स जो हमने ईयर 2000 में ही लॉन्च करना शुरू किए थे, अब उसके हम टॉप नॉच स्टेप में हैं। मतलब अप्रैल 1 से 2020 से देखा जाए तो हमने भारत स्टेज नॉर्म्स लॉन्च किए थे, जिसमें लगभग है ना 70% तक, 70 to 80% तक कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एलिमेंट हमने शार्पली रिड्यूस किए हैं, जो पूरे दुनिया के सबसे टॉप नॉच नॉर्म्स है, जो हमने यूरो नॉर्म से लिए हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। इसमें इवन सल्फर कंटेंट भी देखा जाए तो ओनली 10 के आसपास दिख रहा है ppm तक, डीजल एंड इवन पेट्रोल में भी। उसके बाद देखो सफ़र नाम से एक बोर्ड है, जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च नाम से भी हम जानते हैं, जो IITM पुणे, जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी सब ब्रांच IITM पुणे आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर IMD आता है, तो उसके अंडर ये सफ़र नाम से एक डिस्प्ले कॉमनवेल्थ गेम जब चल रहे थे तब हमने लॉन्च किया था, जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जैसे अभी के लिए एयर कैसी है, अभी का वेदर कैसा है, यूवी इंडेक्स अभी कैसा है, एयर पोल्यूशन मैप कैसा है। तो ये सभी को लोगों को अवेयर किया जाएगा। जैसे अलग अलग आप देख सकते हो ये प्रकार के जो बोर्ड हैं, तो वो इस प्रकार के जो बेसिकली बोर्ड होता है वो आपको मिलेंगे अहमदाबाद है, पुणे है, मुंबई है एंड दिल्ली में। ये 4 लोकेशन में ऐसे सफ़र के बोर्ड हमने लगाए हैं कि जहाँ पे ये जब डिस्प्ले किया जाएगा तो इट इज़ अ सिटीज़न अवेयरनेस प्रोग्राम, कि लोग अगर कहीं पे सिग्नल पे खड़ा है तो वो अवेयर हो जाए, और अपनी गाड़ियाँ अगर चालू है तो वो बंद करे, अपना अपना पोल्यूशन को कम करने में जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस प्रकार का जो सफ़र बोर्ड है वो सिटीजन सेंट्रिक एक प्रोग्राम है, मतलब सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि वहाँ पे अब इस प्रकार का एयर पोल्यूशन मैप है। इवन इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद पूसा डिकम्पोजर आप सभी जानते हो, ये भी एक स्टबल बर्निंग कम करने के लिए एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माना जाता है कि पराली को जलाना नहीं है, उसको डिकम्पोज आप करो। कि जैसे नेक्स्ट क्रॉप लेना है तो तब तक बीच में अगर 20 दिन 10-15 से 20 दिन का अगर गैप होगा तो इस प्रकार के जो कैप्सूल्स हैं, तो पूसा डिकम्पोजर जो कैप्सूल्स कहा जाता है, इनको चिकपी या और एक होता है कि जैसे जो गुड़ होता है तो गुड़ का जो पानी होगा, गुड़ का पानी प्लस चिकपी, इसके जो मिश्रण होता है उसमें ये पिल्स डाल के उसका एक मिश्रण बनाया जाता है, और वो इस स्टबल पे स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगा, और वहाँ के वहीं आपको कंपोस्ट का खत मिल जाएगा, राइट, मतलब फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो इसको जलाने की ज़रूरत नहीं, उल्टा ये आपको बेनिफिट देगा सॉइल में। उसके बाद सतत नाम से एक इनिशिएटिव आता है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट देगा, और बायोगैस हम बनाएंगे तो उससे भी पोल्यूशन कहीं ना कहीं कम होगा। तो दीज आर ऑल द इस इनिशिएटिव जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भारत में एयर पोल्यूशन कम, ये अगर सभी प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली हम रन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन डेफिनेटली कम होगा, और जो आज हम सीवियर कंडीशन देख रहे हैं पोल्यूशन के लेके वो शायद कम हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर
दिस एयर पोल्यूशन, यस यू कैन फॉलो, और जो भी आगे लेक्चर्स चल रहे हैं वो आप देख सकते हो ऑन अनअकैडमी ऐप। बाकी अभी और भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कुछ सेशन, जैसे पूरी एक एनवायरनमेंट की एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्ट मैंने कवर किए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर प्रीलिम से पहले आप कवर कर लेना। बाकी जो उसके बाद अब यूसीएससी का भी एग्ज़ाम होगा, तो 10 मार्च को सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, जिसमें एक्साइटेड कुछ ऑफर्स आपके लिए रहेगी, तो 90% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। जिनको ये फाइनेंशियल कुछ इशू होगा तो डेफिनेटली आप ये टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस बेनिफिट। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द